गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे वीट मतलब गेहूँ। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में आपके जो टोटल सीरियल्स क्रॉप है मतलब अनाज वाली क्रॉप से है वो है छः में से अपन ने 2 पढ़ ली है। आज अपन पढ़ेंगे वीट मतलब गेहूँ। तो इसके मतलब अन्य नाम की बात करें अपन तो गेहूँ को किंग ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं, मतलब अनाजों वाली फसलों का राजा भी कहते हैं। अब राजा गेहूं को कहते हैं तो रानी भी होगी अनाजों वाली फसलों की। तो क्वीन ऑफ सीरियल्स मतलब तो अनाजों वाली फसलों की रानी है मक्का, जो अपन पढ़ लिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा हमारी प्ले लिस्ट में जाके। तो अनाजों वाली फसलों का राजा है गेहूं और रानी कौन है? मक्का। इसको गेहूं को वर्ल्ड स्टेपल फूड भी कहते हैं, मतलब ये पूरे विश्व का खाद्यान्न है, इसीलिए तो इसे अनाजों वालों फसलों का राजा बनाया गया है। तो ये वर्ल्ड स्टेपल फूड भी कहलाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात अपन करते हैं कि गेहूं के बोटनिकल नेम की। तो गेहूं का बोटनिकल नेम है ट्रिटिकम स्पीसीज। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे स्पीसीज क्यों लिखा है, यहाँ पे एसिटियम व वल्गियर क्यों नहीं लिखे। बताती हूँ इसका रीजन। तो ट्रिटिकम स्पीसीज का मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे ट्रिटिकम स्पीसीज गेहूं के बोटनिकल नेम के पीछे स्पीसीज लग रहा है, तो इसका मतलब है गेहूं की और भी जातियां हैं, और जिस जाति का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है उसी का यहाँ पे नाम लिख दिया जाता है। अधिकतर होता है ट्रिटिकम एसिटियम। तो जो ट्रिटिकम एसिटियम है उसका 87% एरिया में इंडिया में ग्रो किया जाता है, मतलब इंडिया में उगाया जाता है, इसलिए उसको ट्रिटिकम एसिटियम हो जाता है। उस स्पीसीज का नाम होता है जिसका सबसे ज़्यादा ग्रो इंडिया में किया जाता है। उन स्पीसीज को अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो बात करते हैं इसकी गेहूं की फैमिली की, मतलब कुल। तो इसकी फैमिली है पोएसी, मतलब पोएसी को ग्रेमिनी नाम से भी जाना जाता है। पहले ग्रेमिनी था, अब नया नाम है पोएसी। अब आपके जितने भी सीरियल्स क्रॉप हैं तो इनकी सभी की फैमिली है पोएसी या ग्रेमिनी। अब बात करते हैं पुष्पक्रम मतलब इन्फ्लोरोसेंस। तो इसका पुष्पक्रम होता है स्पाइक, और इसके पुष्पक्रम को हेड भी कहते हैं और ईयर भी कहते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं गेहूं के ओरिजिन की, मतलब उत्पत्ति स्थान की। तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान मतलब ओरिजिन है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। गेहूं की निम्नलिखित स्पीसीज है जो भारत में उगाई जाती है, मुख्यतः उगाई जाती है डिप्लोइड स्पीसीज, टेट्राप्लोइड स्पीसीज और हेक्साप्लोइड स्पीसीज। इन स्पीसीज को अपन डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे कि डिप्लोइड स्पीसीज में आपको क्रोमोसोम नंबर पूछ सकते हैं, मतलब 69 नंबर। तो डिप्लोइड में 69 होते हैं 14। टेट्राप्लोइड में क्रोमोसोम नंबर होते हैं 28 और हेक्साप्लोइड में होता है 42, इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसे इनकी स्पीसीज नहीं पूछेगा, जैसे कि डिप्लोइड स्पीसीज की ये स्पेरोकोकम है, ट्रिटिकम मोनोकोकम है। ये इतना डीपली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है वो 12th लेवल का है। अगर आप AA या AFO की तैयारी कर रहे हो तो इनको डिटेल से आप पढ़ लो। टेट्राप्लोइड ये भी 2 स्पीसीज में होते हैं, ट्रिटिकम डाइकोकम स्पीसीज और ट्रिटिकम ड्यूरम स्पीसीज। हेक्साप्लोइड ये भी 2 स्पीसीज में बटी हुई है, ट्रिटिकम एसिटियम और ट्रिटिकम वल्गियर। अब जो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्पीसीज है वो है ट्रिटिकम एसिटियम। जैसे कि गेहूं का वानस्पतिक नेम है उसके पीछे भी ट्रिटिकम एसिटियम में लगा होता है। तो ये इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है 87% एरिया में, इसलिए अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये अपनी है ट्रिटिकम एसिटियम स्पीसीज है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 42 होते हैं और 87% एरिया में इंडिया में इसको ग्रो किया जाता है, मतलब 87% क्षेत्रफल में इसको उगाया जाता है भारत में। अब ट्रिटिकम एसिटियम को मैक्सिकन वीट भी कहते हैं, मतलब मैक्सिकन गेहूं भी कहते हैं और इसे मैक्सिकन ड्वार्फ वीट भी कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैक्सिकन ड्वार्फ वीट के नाम से गेहूं की कौन सी स्पीसीज को जाना जाता है, तो ट्रिटिकम एसिटियम को मैक्सिकन ड्वार्फ वीट के नाम से जाना जाता है। और इसका जो ट्रिटिकम एसिटियम है इसका चपाती एवं ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपनी स्पीसीज है ट्रिटिकम वल्गियर। कौन सी है? ट्रिटिकम वल्गियर। इसको
पोलार्ड वीट भी कहते हैं, व इंग्लिश वीट भी कहते हैं, मतलब अंग्रेजी गेहूँ भी कहते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजी गेहूँ के नाम से गेहूँ की कौन सी स्पीसीज को जाना जाता है, तो वल्गियर को अंग्रेजी गेहूँ के नाम से भी जाना जाता है, वो पोलार्ड गेहूँ के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पीसीज का, जो है ट्रिटिकम ड्यूरम। जो ये ट्रिटिकम ड्यूरम है, इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर है 28, और इसमें 12% एरिया में इंडिया में इसे ग्रो किया जाता है, 12% क्षेत्रफल में इंडिया में इसे उगाया जाता है। और जो ट्रिटिकम ड्यूरम स्पीसीज है, इसे मैक्रोनी वीट भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्रोनी गेहूँ के नाम से कौन सी गेहूँ की स्पीसीज जानी जाता है, तो वो जाना जाता है ट्राइटिकम ड्यूरम, और इसे खप्ती भी कहते हैं, और इसका यूज किया जाता है सूजी बनाने में। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, किस में यूज किया जाता है, सूजी बनाने में। ये जो ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम है, ये अपनी टेट्राप्लोइड की दोनों स्पीसीज है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि ये टेट्राप्लोइड की है, डाइकोकम और ड्यूरम। जो ये डाइकोकम है, इसमें गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र इसमें है 28, इसे इमर्सन वीट भी कहते हैं, और ये ओनली 1% एरिया में भारत में ग्रो की जाती है। ओनली 1% एरिया में भारत में ये ग्रो की जाती है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, इसे इंडियन ड्वार्फ वीट भी कहते हैं, व कलम्ब वीट भी कहते हैं। फिर है ट्रिटिकम मोनोकोकम, इसे इनकॉर्न वीट भी कहा जाता है। बस इतनी ही आप बात याद रखिएगा, वरना इतने डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर उसको पेपर हार्ड बनाना है तो पूछ भी सकता है। बात करते हैं कि ये जो वीट है, इसमें इंडिया में प्रोडक्शन और क्षेत्रफल में कौन सा देश किया जाता है या कौन सा स्टेट किया जाता है, तो जो इंडिया में इसका क्षेत्रफल होता है, एरिया और एंड प्रोडक्शन यूपी में किया जाता है सबसे ज़्यादा। प्रोडक्टिविटी इसकी पंजाब में है सर्वाधिक, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। गेहूं की सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी कहाँ है, पंजाब में, और एरिया और प्रोडक्शन कहाँ पे है, यूपी। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंगानगर जिले में क्षेत्रफल और उत्पादन सर्वाधिक गेहूं का गंगानगर जिले में है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि गेहूं में कौन सा पोलिनेशन होता है, तो गेहूं में सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप है, और ये C3 प्लांट होता है। अब ये C3 प्लांट इसलिए होता है क्योंकि इसमें C3 साइकिल होती है, इसलिए ये C3 प्लांट होता है। और गेहूं लॉन्ग डे प्लांट है। आप याद रखिएगा कि जितनी भी रबी क्रॉप है वो लॉन्ग डे प्लांट में आती है, और जितनी भी खरीफ क्रॉप है वो शॉर्ट डे प्लांट में आती है। डे नेचुरल डे वाली कुछ क्रॉप है, जैसे कि सूरजमुखी, कॉटन, टमाटर और टोबैको, ये हैं डे नेचुरल प्लांट में। तो लॉन्ग डे प्लांट में रबी ऋतु की आती है, और शॉर्ट डे प्लांट में खरीफ ऋतु की फसलें आती है। गेहूं के इनफ्लोरेसेंस बहुत मोस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा कि इसके इनफ्लोरेसेंस को ईयर, स्पाइक व हेड के नाम से जाना जाता है। अगर उसको पेपर हार्ड दिया तो वो रेचिस भी पूछ सकता है। जैसे कि ये आपका गेहूं का दाना है, तो इसमें गेहूं के दाने के बीच में छोटी सी लाइन होती है, तो इसको बोलते हैं जिग जैग लाइन। इस लाइन को ही रेचिस कहते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि गेहूं में प्रोटीन कौन सी होती है। ये प्रोटीन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेहूं की प्रोटीन को क्या कहते हैं, ये प्रोटीन कितनी % होता है। तो गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटीन कहते हैं, और ये 8 से 11% तक होती है। इस प्रोटीन से एलर्जी भी होती है, जो मनुष्य में इलेग रोग हो जाता है, इलेग डिजीज हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गेहूं के दानों का, तो गेहूं के दानों को केर्नल कहा जाता है। गेहूं के दानों को क्या कहा जाता है, केर्नल कहा जाता है। और दानों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में होती है, ये नाइट्रोजन होती है वो प्रोटीन के रूप में होती है। अब ये जो दाना और भूसा का अनुपात एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये अनुपात है 1 से 1.25, एवरेज 1 से 2 कर देना। आप ऑप्शन के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि 1 से 2 दे रखा है या फिर 1 से 1.25 दे रखा है। ये बात आप ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, क्या ऑप्शन क्या दे रखा है एग्जामिनर। क्षेत्रफल और उत्पादन की बात हो गई थी। यूपी में, राजस्थान में, गंगानगर जिले में है सर्वाधिक उत्पादकता, मतलब प्रोडक्टिविटी पंजाब में, जिसमें 45 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से उपज प्राप्त होती है। गेहूं की क्लाइमेट की बात करें तो ये विंटर सीजन में उगाया जाता है, तो इसकी क्लाइमेट होगी शीतोष्ण। आपके मतलब सिलेबस में जैसे कि गेहूँ और जो है इनके दोनों की क्लाइमेट सेम है, शीतोष्ण। टेम्परेचर की बात करें तो इनका दोनों का टेम्परेचर, गेहूँ और जो का टेम्परेचर होगा 20 से 25 डिग्री। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछे या जर्मिनेशन
के लिए टेम्परेचर पूछे तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर करना है। नेक्स्ट अपन इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए टेम्परेचर पूछे तो वो करना है 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए पूछे तो 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए टेम्परेचर करना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि गेहूं की फसल के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अब गेहूं की सोइल की बात करें, मतलब मृदा की बात करें कि गेहूं कौन सी मृदा में ग्रो किया जाता है, तो ये लोम एवं कले लोम बलुई या दोमट सोइल में उगाया जाता है और इसका पीएच होता है 6 से 8.5 इसकी मिट्टी का पीएच होता है, मतलब सोइल का पीएच होता है। सोविंग मेथड की अपन अब बात करते हैं, तो इसमें सोविंग मेथड है ब्रॉडकास्टिंग विधि। नेक्स्ट है सोविंग बेंडिंग प्लाव। इस सोविंग बेंडिंग प्लाव को कंट्री प्लाव भी कहते हैं और ये 2 प्रकार से की जाती है, एक तो केरा विधि से और एक की जाती है पोरा विधि से। ये बात आप ध्यान रखिएगा। केरा विधि से आद द्वारा बीज डालते हैं और पोरा विधि से पाइप द्वारा बीज डालते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में बैल होते हैं, उनके पीछे हल होता है, तो एक किसान हल के पीछे पीछे बीज डालता जाता, और पोरा विधि वो होती है कि वो हल में ही एक पाइप जोड़ देता है, वो पाइप से एक एक दाना गिरता रहता था, तो ये उसे कहते हैं पोरा मेथड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिबलिंग मेथड की। तो ये डिबलिंग मेथड में मतलब रो इनटू प्लांट की डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एक बीज बोया जाता है, इसलिए इसकी मेंटेन नहीं कर सकते हैं इसकी डिस्टेंस। अब नेक्स्ट मेथड है सीड ड्रिलिंग। ये सबसे प्रचलित विधि है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है गेहूं की फसल के लिए, तो सीड ड्रिलिंग का किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गेहूं की बुआई के लिए सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, तो वो है सीड ड्रिलिंग। एक गेहूं की बुआई के लिए नई विधि और यूज करना स्टार्ट कर दी है, वो है FIRB, मतलब फेरो इरिगेशन रैपिड वेग सिस्टम। ये बुआई की नई विधि है। अब स्पेसीज की बात करें तो इसकी स्पेसीज में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि R इंटू R, मतलब रो इंटू रो की दूरी कितनी होती है, 22.5 सेंटीमीटर, और प्लांट इंटू प्लांट की दूरी 10 सेंटीमीटर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सोविंग डेप्थ की बात करें तो 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी सोइंग डेप्थ रखते हैं। अब जो सिंगल जिन ड्वार्फ के लिए भी 5 से 6 सेंटीमीटर इसके लिए डेप्थ रखते हैं। डबल जिन ड्वार्फ के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर, ट्रिपल जिन ड्वार्फ के लिए 3 से 4 सेंटीमीटर सोविंग डेप्थ रखते हैं। अब इसका सोविंग टाइम मतलब बुआई के समय की बात करें तो इसमें एक तो होता है टेम्परेरी और एक होता है लेट, और टाइमली में भी 2 स्टेज होती है, एक तो इरिगेशन पे और एक रेनफेड पे, मतलब वर्षा के आधार पर खेती करें, एक सिंचाई के आधार पर। तो अगर इरिगेशन के आधार पर अपन खेती करें तो उसमें फर्स्ट फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है। अब फोर्टनाइट का मतलब होता है कि जैसे कि अक्टूबर का महीना है तो अक्टूबर के महीने के पहले के 15 दिन, तो जैसे कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक वो फर्स्ट फोर्टनाइट हो गई। रेनफेड में सेकंड फोर्टनाइट में 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, तो ये हो गई सेकंड फोर्टनाइट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। गेहूं की सीड रेट की बात करें, मतलब बीज दर की बात करें, तो गेहूं की बीज दर 100 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका यूज करते हैं। अगर डिबलिंग मेथड से जिसमें एक एक बीज बोया जाता है उसकी बात करते हैं तो 25 से 30 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज उपयोग करते हैं। और अगर अपन लेट सोविंग करें तो लेट सोविंग में तो लेट मतलब बीज अधिक लगेगा, तो उसमें 125 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से लेट बुआई करें तो उसमें सीड रेट यूज करते हैं। NPK की मात्रा मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा देखें तो नाइट्रोजन की मात्रा 120, पोटास की मात्रा 60 और फास्फोरस की मात्रा 60 और पोटास की 40। अगर इसमें जिंक यूज करें तो 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें जिंक यूज करते हैं। गेहूं की फसल के लिए एक बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेहूं की खेती में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, तो एजोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। 3 पैकेट प्रति हेक्टर के हिसाब से यूज करते हैं। अब इसकी इरिगेशन स्टेज है, ये बहुत मोस्ट है, इनको याद कर लीजिएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से ऐसे पूछेगा कि लेट जोविंग स्टेज कितने दिन बाद में आती है, तो 60 से 65 दिन बाद लेट जोविंग स्टेज आती है। लेट जॉइंटिंग स्टेज 60 से 65 दिन बाद में आती है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टिलरिंग स्टेज कब आती है, तो 40 से 45 दिन बाद टिलरिंग स्टेज आती है, और 20 से 25 दिन बाद CRI मतलब क्राउन रूट इंटेंशन ये स्टेज आती है। तो गेहूं में 6 सिंचाई करनी चाहिए,
अगर आपके पास पानी उपलब्ध नहीं है तो 3 सिंचाई तो ज़रूर करनी ही चाहिए गेहूँ में। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मिल्किंग स्टेज कितने दिन बाद में आती है, तो 100 से 105 दिन बाद में मिल्किंग स्टेज आती है। जब दाना पक जाता है मतलब ड्राउट स्टेज आ जाती है तो वो कब आती है, तो 115 से 120 दिन बाद में। यहाँ पे बताती हूँ कि CRI किसे कहते हैं। CRI स्टेज, जैसे कि ये गेहूँ का पौधा है तो इसमें ये सब सर्वप्रथम स्टेज निकलती है ये वाली, तो इसे बोलते हैं सेमिनल रूट व टेम्परेरी रूट। अब इसके मतलब 25 दिन बाद में ये रूट, तो इनके बाद में CRI अवस्थाएँ निकलती है ये वाली रूट, इनको बोलते हैं CRI क्राउन रूट इंटेंसिटी। तो यही 20 से 25 दिन बाद में यही गेहूँ का पौधा को एब्जॉर्ब मतलब न्यूट्रिएंट प्रदान करती है और ओनली 20 से 25 दिन के लिए सेमिनल रूट करती हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गेहूँ की वेराइटियों की, मतलब गेहूँ की किस्मों की। तो 1 जीन वाली ये है, 2 जीन वाली है और ट्रिपल जीन वाली है। 1 जीन वाली है सोनालिका, जिसे RR21 के नाम से भी जाना जाता है। लार्मा रोजो 64 और सुजाता और मालवीय, ये है 1 जीन वाली। अब बात करते हैं 2 जीन वाली की, तो कल्याण सोना, सरबती सोनेरा, छोटी लार्मा व जनक, तो यह है 2 जीन वाली। ट्रिपल जीन वालों की बात करें तो हीरा, मोती, लाल बादशाह, UP 301, संगम व ज्योति, ये है ट्रिपल जीन वाली। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कल्याण सोना 1 जीन है या 2 जीन है या ट्रिपल जीन है, तो कल्याण सोना वैरायटी 2 जीन है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 जीन वाली गेहूं की वैरायटी कौन सी है। ऑप्शन देंगे आपके पास सोनालिका, कल्याण सोना, हीरा व मोती, तो सोनालिका आपका राइट आंसर होगा। अब गेहूं के वीड मैनेजमेंट की बात करें, मतलब खरपतवार नियंत्रण की बात करें, तो खरपतवार का नियंत्रण 30 से 40 दिन में ही किया जाता है। अगर इससे बाद में आप खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है तो खरपतवार नियंत्रण नहीं होंगे। अगर 30 से 40 दिन के अंदर अंदर खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं मेन इसका जो वीड मैनेजमेंट है वो है फ्लेरिस माइनर। तो ये फ्लेरिस माइनर को गेहूं सा भी कहते हैं, गेहूं का मामा भी कहते हैं और गुल्ली डंडा भी कहते हैं। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि गेहूं का मामा किसे कहते हैं। ऑप्शन में आ जाएगा फ्लेरिस माइनर, मिलिट्री वीड या फिर गुल्ली डंडा या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसके कंट्रोल के लिए आइसोफ्लोरोन यूज किया जाता है। 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के 25 से 30 दिन पहले किया जाता है। अगर आइसोफ्लोरोन की जगह आजकल आइसोफ्लोरोन से भी फ्लेरिस माइनर कंट्रोल नहीं होता है तो यूज करने लगे सल्फोसल्फ्यूरिन, 20 से 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी मात्रा यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन खरपतवार देखें। खरपतवार का तो गेहूं का वह है हिरणखुरी। तो हिरणखुरी का जो साइंटिफिक नेम है वो कन्वोल्वुलस आर्बिसिंस है। इसे ओरिजिनल वीड भी कहते हैं, फील्ड बाइंड वीड भी कहते हैं। इसका कंट्रोल 2,4-D 0.5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मतलब 30 से 35 दिन सोविंग से पहले करना चाहिए। वर्तमान में मेटासल्फ्यूरिन इसकी जगह यूज लेते हैं, जिसकी मात्रा 4 से 5 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज करते हैं। नेक्स्ट वीड की बात करें तो वो है जई। इसका साइंटिफिक नेम है एविना पेटवा। नेक्स्ट वीड है बथुआ, जिसका साइंटिफिक नेम है चिनोपोडियम एल्बम। नेक्स्ट खरपतवार है कशनील। इसका साइंटिफिक नेम है एनाग्लिस आर्बोसेंस। क्या है? एनाग्लिस आर्बोसेंस। अब अपन गेहूं की उपज की बात करते हैं कि गेहूं की यील्ड कितनी प्राप्त होती है। तो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लिए और 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों के लिए इसकी उपज प्राप्त होती है।